हर माता पिता के लिए मुझे लगता है अपने बच्चे का भविष्य वो सबसे ऊपर होता है। बिल्कुल। लेकिन आजकल जब किसी अच्छे स्कूल की सालाना फीस ही लाखों में पहुंच गई है तो भविष्य की चिंता होना ये बहुत स्वाभाविक है। और ये चिंता आप देखिए बेवजह नहीं है। इन सोर्सेज में एक बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा है। क्या? भारत में शिक्षा की महंगाई दर यानी एजुकेशन इन्फ्लेशन वो लगभग 10 से 12% सालाना है। 10 से 12%? हाँ, ये हमारी जो सामान्य महंगाई दर है उससे लगभग दोगुनी है। बाप रे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज जो इंजीनियरिंग कोर्स 10 लाख का है, 15 साल बाद वो 40 लाख से भी ज्यादा का हो सकता है। 40 लाख? ये तो सच में डराने वाली बात है। हम्म। तो सवाल यही उठता है कि इस बढ़ती लागत के लिए एक मजबूत फंड कैसे तैयार किया जाए। आज हमारे पास जो रिसर्च है वो इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करती है। हम 3 सबसे चर्चित विकल्पों पर बात करेंगे। पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना यानी एसएसवाई, और इक्विटी म्यूचुअल फंड। और हमारा मकसद सिर्फ इन विकल्पों को समझना नहीं है, बल्कि उस दुविधा को हल करना है जिसमें ज्यादातर लोग फंसे रहते हैं। कौन सी दुविधा? गारंटी वाली सुरक्षा चुने या फिर ज्यादा रिटर्न वाली ग्रोथ? ये सोर्सेज बताते हैं कि शायद सही सवाल ये या वो है ही नहीं। अच्छा, चलिए इसी को समझते हैं। एक तरफ सरकार की गारंटी वाली स्कीमें हैं जहां पैसा डूबने का डर नहीं, और दूसरी तरफ शेयर बाजार से जुड़े रास्ते हैं जो लंबी अवधि में कहीं ज्यादा पैसा बना सकते हैं। तो जाएं कहां? बिल्कुल। शुरुआत करते हैं उस विकल्प से जिस पर पीढ़ियों से लोग भरोसा करते आए हैं। बिल्कुल, और वो है पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ। ये भारत के सबसे भरोसेमंद निवेशों में से एक माना जाता है। हाँ, मेरे पापा ने भी करवाया था। सबकी इसकी कुछ खास बातें हैं। 15 साल की मैच्योरिटी है जो बच्चों के कॉलेज जाने के समय के आसपास ही पूरी होती है। ठीक है। सरकार ब्याज दर तय करती है, और सबसे बड़ी बात ईईई यानी एग्जेम्प्ट का दर्जा। मतलब आपका निवेश, ब्याज और मैच्योरिटी सब टैक्स फ्री। सब कुछ टैक्स फ्री। लेकिन एक मिनट, पीपीएफ तो सबके लिए है। मैंने जो पढ़ा है उसके हिसाब से अगर बेटी है तो इससे भी एक बेहतर विकल्प मौजूद है, सुकन्या समृद्धि योजना। हाँ। अब सवाल यह है कि सिर्फ आधा या 1% ज्यादा ब्याज के लिए एक नई स्कीम में क्यों उलझना? क्या इसमें कोई और भी खास बात है, कोई छिपा हुआ पहलू? ये बहुत अच्छा सवाल है। और इन पेपर्स में एक दिलचस्प बात ये सामने आई कि एसएसवाई सिर्फ थोड़े ज्यादा ब्याज के बारे में नहीं है। अच्छा। ये एक पूरी तरह से अलग सोच के साथ बनाया गया है। पहली बात तो ये कि इसका ब्याज लगभग हमेशा पीपीएफ से आधा से 1% ज्यादा ही रहता है। और ये छोटा सा अंतर भी लंबी अवधि में एक बड़ा फर्क पैदा कर देता है। ठीक है, ये तो हुई ब्याज की बात। और क्या? दूसरी और ज्यादा जरूरी बात है इसका डिजाइन। ये खास तौर पर बेटी की पढ़ाई और शादी जैसे बड़े खर्चों के लिए ही है। ओके, मतलब ज्यादा फोकस्ड है। बिल्कुल। इसकी मैच्योरिटी बेटी के 21 साल की उम्र में होती है, लेकिन 18 साल की उम्र के बाद उसकी उच्च शिक्षा के लिए 50% तक रकम निकालने की सुविधा है। अच्छा, ये तो बहुत काम का फीचर है। हाँ, तो ये ज्यादा लक्ष्य केंद्रित है, और पीपीएफ की तरह ये भी पूरी तरह टैक्स फ्री और सरकार द्वारा समर्थित है। तो मतलब अगर बेटी है तो पीपीएफ चुनना, वो एक तरह से जानबूझकर कम रिटर्न चुनना हुआ, है ना? एकदम सटीक। जबकि उतनी ही सुरक्षा के साथ बेहतर विकल्प मौजूद हैं। बिल्कुल। गारंटीड रिटर्न और सुरक्षा के मामले में बेटी के लिए एसएसवाई से बेहतर कोई सरकारी योजना नहीं है। ठीक है, तो बेटी के लिए एसएसवाई फाइनल हो गया। ये सुरक्षा वाली बात तो मुझे समझ आ गई, पर मेरे मन में एक सवाल खटक रहा है। बताइए। मान लीजिए एसएसवाई का रिटर्न 8.2% है, और जैसा आपने कहा शिक्षा की महंगाई 11% है। हाँ। तो क्या हम असल में हर साल लगभग 3% से अपना पैसा गंवा नहीं रहे हैं? मतलब हमारा पैसा सुरक्षित तो है, पर शायद काफी नहीं है। एग्जैक्टली। और यही वो जाल है जिसमें ज्यादातर सुरक्षित निवेशक फंस जाते हैं। क्या मतलब? उन्हें लगता है कि उनका पैसा बढ़ रहा है, पर वो ये नहीं देखते कि उनकी खरीदने की ताकत, उनकी परचेजिंग पावर, वो लगातार कम हो रही है। सही बात है। इसी साइलेंट किलर यानी महंगाई को मात देने के लिए जो हमने पढ़ा, उसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि आपको इक्विटी का सहारा लेना ही पड़ेगा। यहीं पर म्यूचुअल फंड आते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड का नाम सुनते ही बहुत से लोगों को डर लगता है। बाजार के जोखिमों के अधीन है, ये लाइन सबको याद है। बिल्कुल, और वो डर जायज भी है। शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी होती है, लेकिन लंबी अवधि में तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है।
इन सोर्सेज में एक बहुत साफ तुलना की गई है जो इस पूरी बहस को एक ठोस आधार देती है। अच्छा। मान लीजिए कोई हर महीने 10,000 रुपए 15 साल के लिए निवेश करता है, मानकर चलें। तो 15 साल बाद लगभग 33.5 से 36 लाख रुपए का फंड तैयार होगा। 36 लाख, जो कि एक अच्छी रकम है, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ बिल्कुल अच्छी रकम है, लेकिन अगर वही 10,000 रुपए हर महीने एक अच्छे इक्विटी म्यूचुअल फंड में SIP के जरिए लगाए जाते हैं, ओके, और हम लंबी अवधि का एक औसत मान लीजिए 12% रिटर्न मानकर चले, जो ऐतिहासिक रूप से संभव रहा है, ठीक है 12%, तो 15 साल बाद वही निवेश लगभग 48 लाख रुपए बन जाएगा। 48 लाख, ये तो सीधा सीधा 12-13 लाख रुपए का फर्क है ना? ये तो बच्चे की पूरी मास्टर्स डिग्री का खर्चा हो सकता है। बिल्कुल। पर यहाँ एक लेकिन भी तो है। मेरे कई दोस्तों ने तो बाजार में पैसा गंवाया है। ये कहना कि 12% रिटर्न मिल ही जाएगा, ये थोड़ा ज्यादा आशावादी नहीं लगता? इसकी क्या गारंटी है? गारंटी कोई नहीं है, और यही इक्विटी का सबसे बड़ा सच है। ये सवाल बहुत जरूरी है। इसीलिए स्रोत साफ कहता है कि सीधे इक्विटी में कूदना एक बड़ी गलती हो सकती है। निवेश करने से पहले कुछ बुनियादी नियम हैं जिनका पालन करना बहुत जरूरी है। एक तरह से ये आपके फाइनेंशियल सेफ्टी गार्ड्स हैं। अच्छा, वो क्या है? 4 मुख्य बातें हैं। पहली, एक इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड? हाँ, कम से कम 6 महीने के घर के खर्चे के बराबर पैसा एक सुरक्षित जगह जैसे लिक्विड फंड या FD में होना चाहिए। क्यों? ये आपको नौकरी जाने या किसी और मुसीबत के समय अपने लॉन्ग टर्म निवेश को तोड़ने से बचाता है। ये तो समझ आता है, मतलब पहले अपनी बुनियाद पक्की करो, फिर इमारत बनाओ। बिल्कुल। दूसरा, पूरे परिवार के लिए एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस, राइट। एक बड़ी मेडिकल इमरजेंसी आपके 10 साल की SIP को 1 हफ्ते में खत्म कर सकती है। तो ये दोनों चीजें आपके निवेश की ढाल हैं। और निवेश करने के तरीके के बारे में? SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए निवेश करें। एक साथ नहीं, एक साथ बड़ी रकम लगाने से बचें। SIP से आप बाजार के उतार चढ़ाव का फायदा उठाते हैं और आपका जोखिम औसत हो जाता है, जिसे रूपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं। एग्जैक्टली। और चौथा और शायद सबसे जरूरी नियम, धैर्य। इक्विटी 10-20 साल का खेल है, रोज रोज की गिरावट से घबराना नहीं है। तो अब तस्वीर कुछ साफ हो रही है। एक तरफ SSY की गारंटी वाली धीमी रफ्तार है और दूसरी तरफ इक्विटी का तेज लेकिन ऊबड़ खाबड़ रास्ता। तो क्या इन सोर्सेज में कोई बीच का रास्ता सुझाया गया है? कोई ऐसा तरीका जो दोनों की खूबियों को मिला सके? यहीं पर इस पूरी चर्चा का सबसे दिलचस्प और कारगर समाधान सामने आता है। बताइए। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो इसे SSY बनाम म्यूचुअल फंड की लड़ाई बना देते हैं। अच्छा। जबकि स्मार्ट तरीका है दोनों को साथ लेकर चलना। एक ऐसी रणनीति बनाना जहां सुरक्षा आपकी लक्ष्य की गारंटी दे और ग्रोथ उसे सुपरचार्ज कर दे। सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर ये असल में कैसे काम करेगा? मतलब कितना पैसा कहाँ डालना है? रणनीति बहुत सीधी है। इसे 2 हिस्सों में बांटें। पहला हिस्सा है आपकी सुरक्षा की नींव। ओके। बेटी के नाम पर SSY अकाउंट में हर साल एक छोटी लेकिन तय रकम डालें, मान लीजिए 5,000 या 10,000 रुपए। ठीक है। इससे ये पक्का हो जाएगा कि चाहे बाजार में कुछ भी हो, एक गारंटीड फंड तो तैयार हो ही रहा है। ये आपकी मानसिक शांति है। ठीक है, ये तो बेस अमाउंट हो गया। और ग्रोथ वाला हिस्सा? ग्रोथ के लिए आप एक अच्छे डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड में स्टेप अप SIP शुरू करें। स्टेप अप SIP, वो क्या होता है? मान लीजिए आपने 10,000 रुपए महीने की SIP शुरू की। स्टेप अप का मतलब है कि हर साल आप इस SIP की रकम को 5% या 10% बढ़ा देते हैं। अच्छा। जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती है, आपका निवेश भी बढ़ता जाता है और कंपाउंडिंग का जादू और तेजी से काम करता है। वाह, तो मतलब एक पैर सुरक्षा की नाव में और दूसरा ग्रोथ की स्पीड बोट में रखना है। बिल्कुल। इससे अगर बाजार में तूफान आए भी तो हम पूरी तरह डूबेंगे नहीं। ये एक बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच लगती है। एकदम। ये रणनीति आपको दोनों दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देती है। SSY की सुरक्षा आपको ये भरोसा देती है कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे जरूर। हाँ। और इक्विटी की ग्रोथ ये सुनिश्चित करती है कि जब आप वहां पहुंचेंगे तो आपके पास महंगाई को मात देने के बाद भी पर्याप्त पैसा होगा। तो आज की बातचीत का सार यही है, बच्चों के भविष्य की प्लानिंग में सिर्फ सेफ खेलना काफी नहीं है और सिर्फ रिस्की खेलना वो समझदारी नहीं है।
SSY जैसी योजनाएं आपकी सुरक्षा की नींव रखती हैं, ये वो आधार हैं जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। और म्यूचुअल फंड उस नींव पर एक मजबूत इमारत बनाने की क्षमता रखते हैं जो महंगाई की चुनौती का मुकाबला कर सके। सही है। एक संतुलित और स्मार्ट प्लानिंग से आने वाले 15-20 सालों में बच्चे के शिक्षा के लक्ष्य को आसानी से पूरा किया जा सकता है। रणनीति साफ है, सुरक्षा और ग्रोथ को साथ लेकर चलना। ये बिल्कुल साफ है। लेकिन ये सब सुनने के बाद एक जरूरी सवाल मन में आता है जो इन सोर्सेज में सीधे तौर पर नहीं पूछा गया पर उनकी बातों से उभरता है। क्या सवाल? हमने ये तो बात कर ली कि निवेश कैसे करना है। SSY और SIP का मिश्रण एक बेहतरीन तरीका है, पर कितना? मतलब आज हम शायद इंजीनियरिंग या मेडिकल के खर्च का अनुमान लगा रहे हैं। क्या पता 15 साल बाद हमारा बच्चा AI एथिसिस्ट बनना चाहे, या जेनेटिक काउंसलर, या स्पेस टूरिज्म डिजाइनर। दिलचस्प सवाल है। ये तो ऐसे करियर हैं जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं। बिल्कुल, हो सकता है इनकी पढ़ाई आज की पढ़ाई से कहीं ज्यादा महंगी हो या उसके लिए विदेश जाना पड़े। तो सोचने वाली बात ये है कि क्या हमारी आज की तय की गई SIP की रकम भविष्य की उन अनजानी और शायद बड़ी महत्वाकांक्षाओं के लिए काफी होगी?